अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत और करियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो इशू है, जैसा कि हमने पहले नोटिफिकेशन भेजा था, वो अनलॉकिंग स्कूल्स प्रिवेंशन एंड केयर, यानी कोविड के या कोविड के साये में तालीमी इदारों का खुलना, देखभाल और रोकथाम। इस उन्वान से इस टॉपिक पे हम आज इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। आप सब जानते हैं कि हम गुज़िश्ता 5-6 महीनों से ज़्यादा जो है वो कोविड से जूझ रहे। देश के कोने कोने में भी लोग परेशान हैं, स्कूलें बंद हैं, लोगों के जॉब्स के मसले हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स के चलते अनकरीब हो सकता है कुछ स्कूलें खुल जाएं। जैसा कि नोटिफिकेशन आई थी कि पहले हायर ग्रेड्स के बच्चे, यानी 9th से लेके 12th वाले बच्चे जो ग्रेड होते हैं उनको खोलेंगे, फिर फेज वाइज जो है वो छोटे बच्चों। भले जब भी स्कूल खुलें, लेकिन जो एहतियात, जो प्रिवेंशन या जो प्रिकॉशंस लेनी है वो वही रहेंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे। चूंकि स्कूल्स फेज वाइज खुलेंगे तो हो सकता है छोटे बच्चों के बाद में खुलेंगे, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो वो सारे एज ग्रुप को हम फोकस करके बात करेंगे, यानी बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, अगर छोटे बच्चे अगर बाद में स्कूल ज्वाइन करते हैं तो चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर्स हों या फिर स्कूल मैनेजमेंट, उनके लिए एक रिमाइंडर के जैसे ये वीडियो उनके पास हमेशा रहेगा, ताकि वो जब भी जो भी एज ग्रुप के लिए वो स्कूल खोलेंगे उनके लिए एक रहनुमाई का काम करेगी। पाक और सफाई निस्फ ईमान है। हम सब जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी सफाई पे कितनी अहमियत दी थी। पाक सफाई जो है वो इंडिविजुअल, यानी हमारी अपनी शख्सियत में हो सकती है। पाक सफाई हमारे अतराफ का माहौल जो होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें हो सकती है। और ये जो हम बीमारियों से बचने की जब बात करते हैं तो जो प्रिवेंशन की बात होती है वो ले दे के बात वहीं पे आती है कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना है, अपने आप को कैसे पाक साफ रखना है। इससे सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे हम बच सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं मुंबई से डॉक्टर शेख मिनहाज अहमद साहब। डॉक्टर शेख मिनहाज जो हैं वो लीलावती हॉस्पिटल, जो बॉम्बे का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ की जो बच्चों की जो आईसीयू होती है, जिसको हम पीआईसीयू और एनआईसीयू कहते हैं, वहाँ के कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर मिनहाज साहब मुंबई के अलावा जो है वो बाहर के देशों में भी काम किए हैं, तो हमारे कोलीग भी रह चुके हैं, सीनियर कोलीग। तो डॉक्टर शेख मिनहाज साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। यस सर। आप एक तो आईसीयू, ऊपर से बॉम्बे, तो आई नो इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल। आप हमारे लिए कुछ वक्त निकाले
हम आपके शुक्रमंद हैं सर। डॉक्टर शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके शुरुआत में हम आपको बोलना चाहेंगे कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है नेचर विद डॉक्टर शफी, ये एक अपने आप में बहुत ज़रूरी और बहुत कारगर और यूज़फुल प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में जो आपने आज जो सब्जेक्ट लिया है, जो विषय लिया है, जो टॉपिक लिया है, अनलॉकिंग स्कूल प्रिवेंशन एंड केयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वालिदैन के लिए और उनके उस्ताद के लिए, टीचर्स के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि तकरीबन हर एक आदमी फिक्रमंद है इस चीज़ के लिए कि अब क्या। और आपने हमको बुलाया, मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कैसी बात बनती है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपके नेक तमन्नों के लिए शुक्रिया। हम आज के इस प्रोग्राम को जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी है, टीचर्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी है, स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। एज ए पेरेंट जो है वालिदैन को जो है अपने मतलब घर में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारे हम थोड़ा करके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों में जाने से पहले डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मुंबई एक वक्त में काफ़ी हॉटस्पॉट रहा है कोरोना को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, बच्चों की जो एज ग्रुप होती है, उनमें एक तो कोरोना कितना कॉमन है, अगर कॉमन है या नहीं है, बेस्ड ऑन दैट क्या जो उनके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो वो अडल्ट पॉपुलेशन के सिमिलर होते हैं या उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं, आप जरा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कोरोना पिछले 6 महीने से अपने साथ लगा हुआ है और हर एक नया दिन जो है उसमें हम कोरोना के बारे में एक नई चीज़ सीखते हैं। अच्छी बात यह है कि जिसको हम बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट, जिसकी वजह से लोगों को तो नुकसान होता है, वो दिन ब दिन कम होते चला जा रहा है। पहले वो अडल्ट में कहीं 4% था, कहीं 6% है। आज हमारे हिंदुस्तान में वो नेशनल एवरेज 2% से कम है। यानी अगर 100 लोग को कोरोना हुआ तो 202 से कम लोगों को, लेस देन 2 लोगों को तकलीफ, फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, वो होती है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ पीडियाट्रिक कोरोना, बच्चों में कोरोना, तो एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने बच्चों को कोरोना से बचाया रखा। अब उसकी वजह भी है, साइंटिफिक वजह भी है, हम आगे उसकी बात करेंगे बच्चों को क्यों बचाया रखा। लेकिन कुल मिला के जो कोरोना है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में और बरसगीर में और आलम में, दुनिया में बच्चों में कोरोना जो है वो कुल मिला के माइल्ड डिजीज है। बच्चों में पहले तो वो कम होता है और होता भी है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड्स, वो असिम्प्टोमेटिक होता है और वो अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन उसमें एक नई चीज़ जो चल के आई है, जो हम कोरोना जिसको बोलते हैं, वो जैसा अडल्ट में होता है कि प्राइमरीली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। बच्चों में वो चीज़ कम होती है। उसको बोलते हैं जैसा फर्स्ट 1 to 2 वीक्स में अडल्ट में ये चीज़ होती है। बच्चों में जो है ये एक चीज़ कम होती है, लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। वो तकरीबन 2-3 हफ्तों में होता है। तो उस चीज़ की जानकारी हमको होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छी चीज़ है कि वो भी कम होता है। उसका भी जो प्रमाण है, उसका भी जो कंसंट्रेशन है, उसके भी जो होने का जो वो कम है, तो उसके जो केसेस है ओवरऑल वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कम है। तो उसकी जानकारी हमको होना ज़रूरी है। तो लोग ये मैसेज न लें कि भाई उसमें उन बच्चों में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है किस तरह से भी घुल मिल लें या फिर अगर जब स्कूल खुलेंगे तो वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये क्या सही है? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला है कि ये जो हमने बोला है
बच्चों में कम होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एक बात। दूसरा बात, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे एक यूनिट नहीं है, वो एक हमारा पार्ट ऑफ हमारा फैमिली है। तो अगर बच्चे को नहीं होता है या अगर वो स्कूल में जाता है, खुदा ना खास्ता वहाँ से लेके होता है, तो हमारे घर में दूसरे पॉपुलेशन भी होते हैं, हमारे एल्डर्स भी होते हैं। हमारी इत्तेफाक से अच्छी बात है हिंदुस्तान में जो है हमारी सोसाइटी जो है आज भी, हमारी सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली कम है, हमारे पेरेंट्स हमारे दादा नाना साथ में होते हैं, तो उनको हो सकता है। तो इसका मतलब व्हाट वी से दैट हमको हमारे गार्ड्स को कभी भी नीचे नहीं लाना है, हमारे को सेफ्टी एंड प्रिवेंशन को मेंटेन रखना है। ये तो एक अच्छी बात है कि पीडियाट्रिक में कम होता है, इसका मतलब है कि नहीं होता है और हमें उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। They can be the source of infection to others, ऐसा हो सकता है। Absolutely, absolutely, they can be. डॉक्टर साहब, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग पास्ट 6-7 मंथ्स जो पैंडेमिक में जो है, एक तो आपने कहा कि बच्चों में कॉमन नहीं है, अगर थोड़े बहुत आते भी हैं तो हो सकता है वो माइल्ड होंगे, तो जो सीरियस होते हैं वो आईसीयू तक एडमिशन की जरूरत पड़ती है या वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हो जाता है? जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं इलनेस ऑफ स्पेक्ट्रम इन पीडियाट्रिक कोरोना, तो एक है प्राइमरी डिजीज जो हम जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक सर्दी जुकाम बुखार का होना, और उसके बाद में वो निमोनिया होना जिसकी वजह से बड़ों को तकलीफ होती है। तो ये भी चीज़ बच्चों में हो सकती है, लेकिन बच्चों में याद रखो कि बच्चों का जो स्पेक्ट्रम है अप टू 18 ईयर्स, तो ऐसी चीज़ जो थोड़े बड़े बच्चों में हो सकती है, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनको ओबेसिटी है या कोई इनको डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लंग डिजीज, उनको भी वो तकलीफ हो सकती है। ये एक छोटा सबसेट है जिसमें प्राइमरी कोरोना बच्चों में लंग में हो सकता है। बट मोर देन दैट जिसकी हम बात करते हैं MISC, वो वीक 2 वीक 3 में होता है और वो थोड़ा सा एक्सेलरेटेड डिजीज होती है। उसकी जानकारी पेशेंट को भी होना जरूरी है, डॉक्टर को भी होना जरूरी है, और कुछ उसमें से कुछ बच्चे आईसीयू में लैंड होते हैं। अच्छी बात यह है, उसमें भी अच्छी बात यह है, अल्लाह का एहसान करीम है कि अगर उसको सही वक्त पे हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रीट किया, तो उसमें से बच्चे, बहुत सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो भी आपने शुरू में कहा कि भाई तकरीबन 2% जो है वो डेथ रेट होता है एडल्ट्स का, तो बच्चों में रिकवरी थोड़ा ज्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू एडल्ट पॉपुलेशन? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। रादर देन रिकवरी, जैसा दो एस्पेक्ट है बच्चों का कोरोना का। एक एस्पेक्ट यह है कि उनका जो सीवियरिटी ऑफ, एक तो उनको होता कम है, होता इसलिए कम है कि साइंटिफिकली हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है, AC2 रिसेप्टर्स जो आपके लंग्स में होते हैं, नाक में होते हैं, वो बच्चों में कम होते हैं, नहीं कम होते हैं। तो उसकी वजह से वो रिसेप्टर को जाके वायरस अटैच होता है, तो इन्फेक्शन ही कम हो जाता है बच्चों में। अगर हुआ भी तो सीवियरिटी कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा उनका इम्यूनिटी कंपैरेटिवली एल्डरली से बेटर होती है। जो 55 साल के ऊपर है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, उन लोगों में ज्यादा तकलीफ होती है। बच्चों में चीजें कम होती है, तो उसकी वजह से उनका सीवियरिटी भी कम होती है, प्लस उनका रिकवरी बेटर है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम आगे बात रहेंगे। मीन टाइम मैं ये चाह रहा था कि नाजरीन को हम छोटा वीडियो क्लिप दिखाएं, ताकि क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों को या तो हम और इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी चीज का जिसकी वजह से बच्चों में एक भय या खौफ या एक फोबिया टाइप चीज बन जाती है, जिससे बच्चे जो है रात में भी जो है वो नींद में से उठ के रोने शुरू कर देते हैं। तो ये भी हो सकते हैं, पैनिक अटैक हो सकते हैं। रिक्वायर्ड मिनिमम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो एहतियात बरतें, हैं, प्रिकॉशन लें। बड़े बच्चों की हम बाद में आएंगे। छोटे बच्चों की जहां तक बात आती है तो पेरेंट्स हो या टीचर्स, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ एजुकेशन भी चल रहा है, कुछ व्हाट्सएप वगैरह में जो है एजुकेशनल वीडियोस भी शेयर हो रहे हैं। तो जो भी मोड बनेगा उससे पेरेंट्स और टीचर्स जो है बच्चों को कुछ ऐसा एजुकेशनल वीडियोस दिखा सकते हैं जिससे बच्चों को कोरोना के बारे में मालूम, एहतियाती तदाबीर जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, उसके बारे में बताएं। क्योंकि स्कूल जब भी खुलेगा खुलेगा, लेकिन तब तक उनका माइंड भी बनना है ना, जो प्राइमिंग होनी है, जो फाइन ट्यूनिंग होनी है, वो जरूरी है। एक तो टीचर्स अपना माइंड बनाना है, ठीक है, मैनेजमेंट वाले
में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें करने के लिए टाइम दरकार होता है। तो वो अगर आपसे शुरू करेंगे तो वो हो सकता है एक हफ्ते में जो है उनकी तैयारी हो जाएगी। तो जब बच्चे एक साथ आना शुरू हो जाएंगे उनके लिए बच्चों को संभालना और बच्चों को समझाना आसान होता है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है, इसको अगर पेरेंट्स और टीचर्स इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के जो हम यहाँ वीडियो एग्जाम शेयर करना चाहेंगे, वो अगर इस तरह के दिखा के बच्चों को समझाते हैं कि भाई कोरोना क्या है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, तो बच्चे जो है जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उनको कोऑपरेट करने में आसानी होगी। एक मिनट सर, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। क्या तुम दोनों जानते हो, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसके आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं, तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है। और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं, तो वायरस मुंह, नाक या आंखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखें और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आँख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या, अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। क्या कहा था मैंने? हाँ, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। माँ, चिंटू ने ठीक से हाथ नहीं धोए। आपने हमें सिखाया था ना कि हाथ कैसे धोना है, ये सब भूल गया। चिंटू, गुड़िया, क्यों ना तुम ही उसे सिखाती कि हाथ कैसे धोने हैं? चलो चिंटू, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देखो चिंटू, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये छूने से फैलता है, इसलिए साबुन और साफ पानी से अच्छे से हाथ धोना है। हाथों को आगे पीछे दोनों तरफ से, उंगलियों को ऊपर नीचे, बीच के भाग को, नाखून और कलाई को भी कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से घिस के धोना है। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। माँ, इसे देखो, चिंटू कैसे कोरोना वायरस को गाना गा के भगा रहा है। ध्यान रखो बच्चों, अगर हमने बिना हाथ धोए कुछ भी खाया या फिर मुंह, नाक या आँख को बार बार हाथ लगाया, तो इससे कोरोना वायरस हमारे शरीर में भी जा सकता है। इसलिए जैसे तुमने अभी गाना गाकर कोरोना वायरस को भगाया है ना, वैसे ही दिन में बार बार हमें हाथों को धोना है और वायरस को भगाना है, समझे? हाँ माँ, समझ गया। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। हमारे देश में एक दूसरे से गले मिलके, हाथ मिला के या साथ में खा पी के अपनापन दिखाते हैं, लेकिन
अब समय है कोरोना वायरस जैसी महामारी का, तो हमें एक दूसरे से सुरक्षित अंतर बनाना ही चाहिए। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। विकास भैया, कब आए आप शहर से? परसों ही आया हूँ छुटकी। वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। बैठे बैठे शहर में अकेला क्या करता, इसलिए गांव लौट आया। कल ही चाचा जी से मिलने गया था, सोचा आज तुमसे मिल लूं। शाम को घर में हो ना? भैया, कोई और समय होता तो मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाती, लेकिन ऐसे समय में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। आपको भी शहर से नहीं आना चाहिए था भैया, लेकिन अब आप आ गए हैं तो घर पर ही रहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोरोना वायरस की बीमारी हुई है? अरे नहीं नहीं, बुरा मत मानिए भैया, लेकिन इस समय सावधानी लेना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस से खुद को और औरों को बचाने का एक ही इलाज है कि हम सब अपने अपने घर में ही रहें। एक बार ये संकट टल जाए, फिर आपको दावत पे बुलाकर हलवा खिलाऊंगी। क्यों नहीं, ठीक है बहना, जैसा तुमने कहा मैं घर पे ही रहूंगा। अच्छा सुनो, मैं जरा पास की दुकान से सब्जी और कुछ सामान लेकर आता हूँ। हाँ, पर संभाल के जाना, रुमाल से मुंह और नाक को ढक लो। और सुनो, दुकान में भीड़ होगी तो बाहर ही लाइन लगाकर खड़े रहना। लाइन में भी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखना। दोस्त भी मिले तो उससे भी हाथ नहीं मिलाना, दूर से ही बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करूंगा। अरे भाई, क्या घर में बैठे हो, चलो थोड़ी खुली हवा खाकर आते हैं। अरे शंकर चाचा, आप भी बाहर निकल आए। पता है ना, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत बुजुर्गों, छोटे बच्चों और उन व्यक्तियों को है जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई अन्य बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तो सिर्फ चौराहे पर ही जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमें घर में ही रहकर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनानी है। चौराहे पर जाना, दोस्तों से मिलना भी सुरक्षित नहीं है। ये सब करने से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। और हाँ चाचा जी, अगर आपको भी कोई सामान लाना है तो इन्हें कह दीजिए, लेकिन कोरोना वायरस के खत्म होने तक हम सबको घर में ही रहना है। जगह जगह बस एक ही बात, कोरोना कोरोना। स्कूल है बंद, मुश्किल है सब कुछ, कोरोना कोरोना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हाथ को सोप से धोए धोए, डरो ना डरो ना। मुंह को ढककर खांसे छींके, डरो ना डरो ना। भीड़ से हम दूर रहे रहे, डरो ना डरो ना। घर में मस्ती करे करे, डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हम कहे सलाम नमस्ते, डरो ना डरो ना। हाथ न मिलाओ कुछ हफ्ते, डरो ना डरो ना। ट्रेन प्लेन या हो बस, डरो ना डरो ना। थोड़े दिन ना करो सफर, डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हम इसे फैलने ना देंगे, डरो ना डरो ना। मिलके इसे हम रोकेंगे, डरो ना डरो ना। सॉरी डॉक्टर साहब, आपका वक्त लिया मैं। नहीं, माशाल्लाह अच्छे वीडियोस थे और हाँ, काफी एक information सैंपल वीडियोस इस तरह के टीचर्स जो है, एक मिनट। तो एक जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, पेरेंट्स अपने टीचर्स जो है उन्हें, इवन पेरेंट्स भी जो है अपने को जो भी यूजफुल लगते हैं इस तरह के वीडियोस ढूंढ के उनको अगर बच्चों को दिखाते हैं, तो एक तो जो बिल्कुल ही मोर देन रिक्वायर्ड जो डर बैठा हुआ है वो डर जाएगा। और दूसरा जो है, उन्हें है क्या चीज है कोरोना, और उससे हम जब भी उनके बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है वो उनको पता हो जाएगा। तो ये जो वेटिंग पीरियड है उसको हम इस्तेमाल करके बच्चों की प्राइमिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चूंकि बड़े बच्चों की स्कूलें खुलने वाली हैं, डॉक्टर साहब ऐसा क्या रिस्की बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उनको यू नो एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड एंड ट्रांसमिटिंग टू अदर्स?
उन्हें खुद को इन्फेक्शन होना और दूसरों को वो इन्फेक्शन फैलाने का, उनका कुछ ऐसा बिहेवियर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे बड़े बच्चे उनके हाई स्कूल या कॉलेज खुलेंगे तो जो उनको मतलब एट रिस्क डाल सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो वीडियो बताया माशाल्लाह, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है और वही हमारा बेस है। अब जो आपका मेन सवाल जो है वो है व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज एट रिस्क बिहेवियर। तो जो हमारी स्कूल जो खुलने का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8 सितंबर का जो नोटिफिकेशन है, जो 21 सितंबर से हम लोग सरकार ने बोला खोलने की उम्मीद है, बेसिकली वो हाई स्कूल के लिए है। और ये हाई स्कूल एक ऐसी एज होती है जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज को एक अलग अपनी थॉट प्रोसेस होती है, उसकी एक अपनी वजह भी होती है। तो समथिंग कॉल्ड एज रिस्क टेकिंग बिहेवियर, तो उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर को थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। तो एक बात हो गई। दूसरी एक बात और ये समझ लीजिए कि पिछले 6 महीने से मैं और हमारा बच्चे जो है, मैं मीन्स हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो घर में बैठे हैं, ठीक है। तो वो एक चाहते हैं कि मैं जल्दी से, ह्यूमन नेचर है आजाद पंछी, मैं कोई भी बंधन में ना रहूं, ठीक है। तो जब वो निकलेगा, वो आजाद पंछी बनेगा, तो जिसको मालूम है मुझे थोड़ा सा प्रिवेंट करना है, फिर भी थोड़ा सा कर लो यार, कुछ नहीं होता है। इतने महीने से घर में बैठा था तो भाई चलो। हाँ, अच्छा। तो वो जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो उस पर्टिकुलर एज में ज्यादा होता है, और जो बैकग्राउंड है पिछले 6 महीने से हम घर में बैठे हैं, उसकी वजह से वो एक सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और हम चलो बच्चों से गले मिलेंगे, ये सब करेंगे, वो जो चीज है उससे ये ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसको तो आपने जो गले मिलने की बात की, उससे रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं सब मिलके एक दूसरे को, कोई मतलब ना मास्क पहन रहे हैं, ना डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सेल्फी हो गया, फिर पार्टिंग हो रही है साथ में, गपशप मिलजुल के बैठे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिल रहे होते हैं। तो ये पॉसिबल रिस्क बिहेवियर हो सकता है एट रिस्क, जिससे जो है बच्चों में या इवन एडोलेसेंट जो टीनेजर्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने और दूसरों को फैलाने के इम्कानात या चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने कुछ स्लाइड्स के जरिए जो हमारे एक तो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब क्या क्या चीज बतानी है, फिर टीचर्स जो है बच्चों को अगर बताना है स्कूल में या कॉलेज में कि कैसे प्रिवेंट मेजर लेना है, और खास करके मैनेजमेंट जो है उनको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस या पॉलिसी में बोल दीजिए, नॉट स्ट्रक्चर इन रियल सेंस, तो वो थोड़ा हम हाईलाइट करके फिर वापस आते हैं डिस्कशन पे। बिफोर गोइंग इनटू दैट, यहाँ मैं ये नाज़रीन कहूँगा कि ये स्कूल के अंदर जो है अभी से ये सारी प्रिपरेशन होनी है, प्ले कार्ड्स बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो ये अगर अभी से तैयारी होती है और जगह जगह आप लगाते हैं, तो जैसे ही बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो उसमें जो है आपको आसानी होगी उनको कंट्रोल करने में, उनको बताने में। वरना जब बच्चे आते हैं तो फिर मल्टीटास्किंग शुरू हो जाता है, टीचर्स भी बिजी हो जाते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ बिजी हो जाते हैं, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन होनी है, दिस इज द राइट टाइम, इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी लेट, लेकिन अभी से तो कम से कम शुरू होनी चाहिए, ताकि बच्चे जब भी आएंगे तो उन्हें लगे कि भाई एवरीथिंग इज इन प्लेस। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े स्लाइड से नाज़रीन को बताएंगे, एंड देन विल कम बैक सर। श्योर। एक तो ये है कि सिम्टम्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, लेकिन टीचर्स की नॉलेज के लिए यहाँ दोबारा हमने रिपीट किए हैं कि चूंकि सर्दी खांसी बुखार इस तरह से तो होती रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो मसल एक बॉडी पेन्स हो सकता है, खासकर बच्चों में वॉमिटिंग लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो न्यू जो टेस्ट का सेंस होता है या सूंघने की जो क्षमता होती है वो ऑल ऑफ ए सडन डिसअपीयर हो जाती है। ये कॉमन सिम्टम्स मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने सब लोगों को बताए हैं, तो इससे हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा जो क्लास में जो है बच्चों को जैसे ही बच्चा स्कूल पे आता, एक तो ये है कि सारे बच्चे एक साथ ना आए, इसकी प्लानिंग होनी है। जब वो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे,
तो बैच वाइज आएंगे, ठीक है, तो ताकि कम बच्चे एट ए टाइम आएंगे तो टीचर्स को जो है टेम्परेचर चेक करने में और सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक्चुअल में उसका जो टर्म होना चाहिए था, वो मेंटेन करने में उनको आसानी हो। तो बच्चों को बताना है कि जैसे आएंगे तो उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेबली जो है रिस्ट पे आजकल वो टेम्परेचर गन्स आते हैं, वो लगा के चेक किया जा सकता है। तो बच्चों को अगर पहले से हम ये जो 6 फीट डिस्टेंस वाले अगर पोस्टर्स लगा के रखेंगे और एक घर में जो है वीडियोस इस तरह से पहले से बताएंगे, तो बच्चों को एक वो पहले से प्राइमिंग होती है, उनको कम इंस्ट्रक्शन से बच्चे जो है वो सीख जाते हैं कि भाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। जो एक तो होता है कि बहुत से स्कूलों में हैंड वॉश के प्रोविजंस होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कहीं नहीं थे तो उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है वो पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि सफिशिएंट नंबर ऑफ टैप्स अवेलेबल हों और मिनिमल हैंडलिंग से वो ऑपरेट होने वाली प्रोविजन बना के देंगे तो अच्छा है। साथ में सोप इज अ मस्ट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हर स्कूल वाले जो है वो हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड न कर सकें और छोटे बच्चे खास करके हो सकता है वो सॉलो करने के रिस्क हैं, तो इसलिए मिनिमम जो है वाटर एंड सोप जो है वो जरूरी होना है। इसी तरह से आप नीचे का पिक्चर देख रहे होंगे कि खांसते हैं या छींकते हैं तो किस तरह से करना है और टिश्यू अगर इस्तेमाल करते हैं कैसे डिस्पोज करना है। और एक चीज जो है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सिम्टम्स आते हैं और आपको घर पे केयर लेने के लिए कहा गया है, घर पे रहने के लिए कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल से तो छुट्टी मिल गई तो आप घूम रहे हैं, फिर बाइक लेके घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, भाई स्कूल से तो मतलब स्कूल कॉलेज से छुट्टी दी गई, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि होम क्वारंटाइन मतलब ये है कि आप घर पे रहेंगे, दूसरों को फैलाएंगे नहीं है, ठीक है। आपकी जो सिम्टम्स हैं वो मॉनिटर होती रहेगी, भाई इलनेस जो है आपकी, वो जो बीमारी है वो कहीं ज्यादा जोर तो नहीं पकड़ रही है। तो ये जो है मॉनिटरिंग सिम्टम्स, घर पे रहना है, आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन लेना है, यानी फ्लूइड्स आप पीते रहेंगे, और नींद भी जो है आपको अच्छी खासी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्लीप डिप्राइवेशन जो होती है उससे हमारी इम्यूनिटी भी जरा कम हो जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी इलनेस जो है, बीमारी थोड़ा ज्यादा जोर पकड़ती है, तो फिर आप अपने जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल केयर जिससे आप संपर्क में हैं, उन्हें आप इंटीमेशन दे, उनकी सलाह ले सकते हैं। और एक यह है कि बार बार सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चूंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे खांसना है, कैसे छींकना है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप अपने हाथ में खांसी या छींके और फिर उसी हाथ से आप दूसरों का हाथ मिला रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिस है जिसको हमें तर्क करने की जरूरत है। एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग तो बार बार कहा जा रहा है, बार बार, तो ये इसमें बुरा मानने वाली चीज नहीं है, लेकिन फॉलो करने की चीज है। दूसरा ये है कि जितना हो सके ओवर क्राउडिंग से बचाएं, लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करें। रिश्तों में दूरी की बात नहीं हो रही, या फिर इमोशनल अटैचमेंट की दूरी की बात नहीं हो रही, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ठीक है। आप अपने ताल्लुकात को बरकरार रखें, बल्कि पहले से ज्यादा रखें, लेकिन सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। अपने पर्सनल आइटम्स शेयर करने से एहतियात करें, और जो भी सरफेस आप फ्रिक्वेंटली टच करते हैं, ठीक है, चाहे घर पे हो या स्कूल पे, उसको साफ रखने की कोशिश करनी है। ये मेरे ख्याल में मास्क कैसे पहनना है, कैसे निकालना है, इस मेरे ख्याल में सबको बताया गया है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त की कमी है। ये इस तरह के जो पोस्टर्स होते हैं जो स्कूलों में जगह जगह लगाते हैं, तो बच्चे अगर भूल भी जाएं तो जब उनकी नज़र इन पोस्टर्स पर पड़ती है तो वो दोबारा फिर अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इस तरह के बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर दिखाना है तो इस तरह के पिक्चर्स, पोस्टर्स बनाकर लैमिनेशन करके आप जगह जगह लगा सकते हैं। बच्चे बार बार जब ये देखते हैं तो फिर उन्हें भूला नहीं जाता, और जब भी वो वॉशरूम इस्तेमाल करने जाते हैं या फिर खांसते हैं या स्नीज करते हैं या अपनी नाक साफ करते हैं तो उन्हें केयर लेने की जरूरत है। अभी जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये सेम रूल अप्लाइज टू द बिगर किड्स, आई मीन द टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स। ये जहां हमें अपना एहतियात करना है, यानी अपने आप को बचाना है, वहाँ एट द सेम टाइम दूसरों का भी ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी दूसरों को ये बीमारी ना फैले। तो जो हाइजीन एटिकेट्स
उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये जो 6 फीट डिस्टेंस की बात हो रही है, चाहे आप प्लेग्राउंड में हैं या क्लास में हैं, ये फॉलो करने की जरूरत है। अब ट्रांसपोर्ट का मसला आता है कि पहले जो है स्कूल बस जो है वो भर भर के जाती थी, तो अब जब बैच वाइज करेंगे तो बच्चे कम होना चाहिए। बच्चे कम होंगे उसमें भी जो है आप एक सीट छोड़ के एक दूसरी सीट पे अगर बच्चे को बैठाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप क्लास में पूरा डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, फिर बस में जो है वो गुडाउन की तरह आप बच्चों को भर के ले जा रहे हैं, तो इसमें कोई माने नहीं रखता है। दूसरी चीज जो है, जैसे ही अगर आपको कोई सिम्टम्स शुरू होते हैं, आपको तकलीफ शुरू होती है, तो इसमें कोई स्टिग्मा या कोई क्लंक नहीं लगना चाहिए कि बारे फलां को ऐसा होगा। नहीं, ही सिक लाइक एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो उन्हें घर पे केयर करने की जरूरत है ताकि वो दूसरों को क्लास में फैले ना, ठीक है। ना ही वो बच्चा बुरा फील करना चाहिए, ना ही टीचर जो है वो बच्चे के प्रति अपनी कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं करनी चाहिए। जब भी हम खाने बैठते हैं या फिर वॉशरूम जाके आते हैं या फिर अपनी किताबें पकड़ने जाते, तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो माइंड में याद रखने की जरूरत है कि हमने हैंड वॉश किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक रूटीन बन जाता है, तो वो आदमी जरा केयरफुल रहता है। यहाँ एक और बात करने की जरूरत है, ऑब्सेशन नहीं होना है। भाई आप एहतियात कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-2 मिनट जाके फिर हैंड वॉश करके आ रहे हैं और रात भर जो है वो हैंड वॉश करते रहते हैं, जिसको हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो वसवसे में आप नहीं पड़ना है, लेकिन एहतियात करने की जरूरत है। इसी तरह से जब भी आप जब स्कूल छूटती है, कॉलेज छूटती है, तो आप बस स्टॉप में वेट कर रहे हैं, तो वहां भी जो है आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है। अब टीनेजर जो है वो मोबाइल में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि लोग उनके कितने करीब आ रहे हैं, वो मास्क पहने नहीं पहने, वो खांस रहे नहीं खांस रहे, वो बस चैटिंग में लगे होते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डिस्टेंस भी मेंटेन की गई है और मास्क भी पहना गया है। ये जो कॉमन सोर्सेस ऑफ जर्म्स, जो हमारे जो हाथों पे जरासीम जो लगते हैं, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि भाई वॉशरूम जो है उसका, बाथरूम का है डोर हैंडल है, या फिर जो है टॉयलेट सीट होती है, या फिर आपकी किताबें और पेंसिल होते हैं, या फिर आपका जो गेम का कंट्रोलर होता है, या फिर आपके कॉलेज में या फिर नियर बाय कैंपस में वेंडिंग मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की जूस की, तो वहाँ जो बार बार टच करने की जगह होती है, पैसे डाल रहे होते हैं, या फिर टच स्क्रीन होता है, या फिर जहां से आप रिसीव करते हैं वो डिलीवरी, तो वो है कॉमन साइट्स ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। या फिर आपको कोई फुटबॉल या बास्केटबॉल वगैरह जो भी स्कूल कॉलेज में खिलाया जाएगा, वो चूंकि हर एक बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे ज्यादा जो है आपका मोबाइल है, तो आप सेल्फी ले रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं, कोई और आपका मैसेज पढ़ रहा है, तो ये भी जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके कॉलेज में या हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब रही है, तो वो आप हो सकता है हेडफोन्स यूज कर रहे होंगे, तो वो हो सकता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे को इजीली वो, तो एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा इस्तेमाल करने से पहले उसको थोड़ा बहुत सैनिटाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से कॉलेज के जो है कंप्यूटर लैब के लैपटॉप हो सकते हैं, या फिर आपका जो डेस्क होता है, वो भी एक कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। ये बच्चों को बताने की जरूरत है ताकि वो सतर्क रहें, एहतियात बरतें और अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। इसी तरह से तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, बाद में जो है आप वो स्क्रीन शॉट्स लेके उसको पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा ज़रा वक्त इसमें बच जाए। जब जहाँ हैंड वॉशिंग का जो एरिया होता है बच्चों का, खास करके छोटे, वहाँ इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं कि पहले अपने हाथ को कच्चा कर लेना है, सोप लगाना है, उसके बाद जो है अच्छे से उसको स्क्रब करना है, फिर धोएंगे आप हाथ, उसके बाद ड्राई कर सकते हैं। ड्राई जहाँ टिश्यू नहीं है वहाँ पर जो है क्लीन क्लॉथ से आप कर सकते हैं। इस तरह के पोस्टर्स लगाने से क्या होता है कि बच्चों को जो हैंड वॉशिंग एटिकेट है वो बार बार बताने से उनके दिमाग में बैठ जाता है, जहन में बैठ।
इसी तरह से जब बच्चों को मास्क पहनाने की बात आती है, एक तो ये है कि छोटे बच्चे जो लेस देन 2 इयर्स होते हैं, जो 2 साल के हैं, उनको मास्क पहनाना उतना मुनासिब नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई क्यों लगाया जा रहा है, और हो सकता है उनके आँख से लेके मुँह तक पूरा सारा कवर हो जाएगा, तो बच्चे डर जाएँगे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि जब आप मास्क लगाते हैं बच्चे को, आप ये यकीन ध्यान या आपको मेक श्योर कि भाई बच्चा जो है उससे सांस ले पा रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक किसी एक दूसरे का देख के जो आपने मास्क तो लगा दिया बच्चे को, लेकिन बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा उसकी तरफ, तो ही माइट सफोकेट थ्रू दैट। तो ये मास्क जो है उसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब भी आप ऐसे बाहर निकल रहे हैं तो एक आदत से बना दें बच्चों को कि भाई वो मास्क पहन के चला जाए, जो उसको नाक और मुंह को कम से कम कवर कर सके, ठीक है। जो वॉशेबल मास्क यूज करते हैं उसको मतलब डेली जो है आप वॉश करके सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, जो कॉमनली टच सरफेसेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका डेस्क हो, चाहे आपका जो स्टेयर्स के साथ रेल लगा होता है मेटालिक, उससे वो हो, कि जो अक्सर बच्चे पकड़ते हैं, ठीक है, वो सरफेसेस को जो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे आगे चल, उनसे जो है साफ कर सकते हैं। ये जो हम पोस्टर्स बता रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स अगर हम लगाते हैं तो बच्चों को वो रोजाना का एक रिमाइंडर बन जाता है। तो जब तक उनकी आदत नहीं बनती, मेरे ख्याल में इस तरह से पोस्टर्स लगाने जरूरी हैं, एंड दिस इज द वेटिंग टाइम, तो उसको जो है इस्तेमाल करते हुए स्कूलों की प्रिपरेशन हो सकती है। ये जो 3-4 स्लाइड्स आप जो दिखाई दे रहे हैं, आपको ज्यादा टेक्स्ट है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए है कि किस तरह से जो क्लासरूम डिसइंफेक्ट करनी है, डेस्क कैसे क्लीन करना है, या फिर जो है वॉशरूम्स हैं उन्हें कैसे करना है, जो भी सरफेसेस जहाँ फ्रिक्वेंटली लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं, इस तरह की यहाँ गाइडलाइंस दी गई है। एक तो ये है कि हार्ड सरफेसेस के बारे में बताया गया है, फिर सॉफ्ट सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर सपोज स्कूल के अंदर कोई एक पॉजिटिव केस आता है, ठीक है, तो उसको उस वक्त हमें क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, वो सारी डिटेल्स यहाँ बताई गई हैं। बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा उसको देख सकते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो हम वापस दोबारा आएंगे, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीशन से आप उसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, जो खास करके स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं उन्हें कैसे डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस में जो है एटीएम मशीन्स लगे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उन्हें कैसे डिसइंफेक्ट करना है वो यहाँ बताया गया है। जो लॉन्ड्री होता है, लिनन या क्लॉथिंग के कुछ सॉफ्ट टाइज होते हैं, इस तरह की जो है उन्हें कैसे करना है यहाँ बताई गई है, वो भी आप देख सकते हैं। और खास करके दोबारा मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब भी कोई सस्पेक्टेड कंफर्म केस होता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उस वक्त क्या करना है वो यहाँ गाइडलाइंस दी गई है, आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्लाइड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और हाइजीन के बारे में, मैं यहाँ स्लाइड करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और आप हमारे नाजरीन को दिखा दें कि भाई कॉमनली जो यूज होता है, ताकि उन्हें जरा उसका ओरिएंटेशन हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सादा तरीके से बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दो चीज़ पे हम आएंगे, एक हैंड वॉशिंग पे और एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे। हैंड वॉशिंग पे दोबारा बाद में आएंगे। पहले आपके सवाल का जवाब दीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं PPE। तो इन जनरल इसकी इंडिकेशंस क्या होती है, कौन लोगों ने यूज़ करना चाहिए? आमतौर पे उन लोगों ने यूज़ करना चाहिए जिसको हम बोलते हैं लो रिस्क कॉन्टैक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। तो व्हेन यू हैव अ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, उसका डेफिनेशन है लो रिस्क कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। तो जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन लोगों ने ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, हु आर द पीपल हु हैव द हाई रिस्क कॉन्टैक्ट? हेल्थ केयर वर्कर्स, आपके फ्रंट कोरोना वॉरियर्स, पुलिस वाले हैं, कॉरपोरेशन वाले हैं, तो उन लोगों ने वो यूज़ करना है।
लेकिन एज ए एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आपको लगता है, डॉक्टर साहब आपने बराबर बोला ऑब्सेशन नहीं होना है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। और देयर हैव बीन स्टडीज स्पेशली इन द डॉक्टर्स मेडिकल्स के, अगर हम ये इसको बोलते हैं शील्ड, फेस शील्ड, ये कमर्शियली अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाती है। तो इसके मास्क के ऊपर अगर हम ये लगा लेते हैं, स्पेशली ये ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है, मास्क के ऊपर अगर हम ये पहन लेते हैं तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है, काफ़ी इसका इफेक्टिव है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क कांटेक्ट में आते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ और अवेलेबल है, ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप हाई रिस्क कांटेक्ट में हैं, ये है, तो एक रेडीमेड ये आपके चश्मा अवेलेबल है, ठीक है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बट दिस इज ऑल फॉर वन हु आर कमिंग इन हाई रिस्क कांटेक्ट, नॉट फॉर द जनरल पॉपुलेशन, बट दिस आर द फॉर आपके इंफॉर्मेशन। ये कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डॉक्टर साहब ने जो बताया, उसका लुब्बे लुबाब जो है वो है SMS, S for social distancing, 2 feet, M for mask. Mask is very important, and then sanitization. So ये SMS आप 3 चीज याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे 2 मिनट परमिट करें तो मैं आपको बताऊं कि हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ और उसका इम्पोर्टेंट कैसे है। एक थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। देयर वाज वन जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट, फिलिप एमएस, तो वो वियना जनरल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थे। उनको लगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत हो रहा है और उससे तकलीफ ज्यादा हो रही है मदर में। ही केम आउट विद द आइडिया ऑफ हैंड हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। तो ये 1847 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और आज भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, जिसको हम ICPs बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का बुनियाद जो है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो सोसाइटी में है, वो हैंड हाइजीन है। सो आप समझिए वो चीज़ जो 1847 में एक बंदे ने शुरू की थी, और उसके बाद में when he introduced these things in his hospital, there was 3 times decrement in the mortality and the infection rates in that part. So 200 तकरीबन 200 साल पहले जो चीज़ हमको बताई गई थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 40 to 60 सेकेंड हैंड वॉश करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर SMS। जी डॉक्टर साहब, मैं नाजरीन को दोबारा यहाँ लाना चाहूँगा कि जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं, जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस आए हैं, या फिर जो दूसरे देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो प्रैक्टिसेस उन्होंने रिसेंटली यूज़ की और रेकमेंड करते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्राउडिंग, जो ओवर क्राउडिंग जो है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं जब स्कूल खुलेंगे। एक तो ये है कि ब्लेंडेड लर्निंग की बात हो रही है कि भाई क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो पूरा जो है वो ऑफलाइन पे आने के चांसेस कम हैं, तो थोड़ा ऑनलाइन भी चलता रहेगा, थोड़ा साथ में जो है ऑफलाइन भी होता रहेगा। दूसरा सुझाव ये है कि एक दिन अल्टरनेट होगा, मिसाल के तौर पर 1 to 10 रोल नंबर वाले आज बच्चे आएंगे, कल जो है वो 11 to 20 वाले आएंगे। इस तरह से जो है उनको अल्टरनेट करने से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और एक स्टैगर्ड लर्निंग। जी दूसरा जो है और एक सुझाव ये है कि बैच करेंगे, सुबह का एक बैच करेंगे, फिर आफ्टरनून का एक बैच करेंगे, ताकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है। और एक सुझाव ये है कि सारे पेरेंट जो है एक टाइम पे लाके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। छोटे बच्चों की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, तो उनको 1, 2, 3, 5 मिनट का गैप करके इस तरह से टाइमिंग दें कि बच्चे जो है तो मतलब एक साथ सारे, मिसाल के तौर पर कोई स्कूल में है, अब 100 बच्चे हैं, एक साथ आएंगे तो वो टीचर कैसे टेम्परेचर देखेगी, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से जो है उनको एक थोड़ा टाइम स्लॉट देके, थोड़ा गैप करके पेरेंट्स पहले से बताएंगे ये टाइम स्लॉट है, आप ये टाइम में ही ला के छोड़ेंगे और ये टाइम में लेकर ही जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि इवन पेरेंट्स का जो क्राउडिंग होता है, बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स का भी जो है वो क्राउडिंग हो जाता है। अक्सर आप देखे होंगे स्कूल के गेट के सामने काफी लोग खड़े होते हैं, वेट कर रहे हैं अपने बच्चे को बाहर आने का, तो वहां भी ओवर क्राउडिंग हो सकती है। तो उसको भी हमें अवॉइड करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि एक टाइम स्लॉट दिया जाए कि भाई आप ये टाइम में ही आके लेके जाएं।
डे टाइम में लाके ड्रॉप करें, तो ये एक हो सकता है। और एक चीज क्या हो सकती है कि जब क्लास में जो है आप एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे, जब अल्टरनेट सीट पे बैठाएंगे बच्चों को, तो वहाँ डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है। और एक जो छोटे बच्चों को खासकर जो मसला आता है कि टीचर अगर मास्क पहनी है और बच्चा भी मास्क पहना है, ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो टीचर का एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो बच्चे को लर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इज नॉट रीडिंग द लिप रीडिंग जो होता है ना बच्चों को, वो नहीं हो रहा है। या फिर बच्चा जो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है वो टीचर नहीं देख पा रही है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए टीचर्स को भी ट्रेन करना है कि भाई आंखों से जो है वो कैसे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि टीचर्स को ये भी ट्रेन करने की जरूरत है कि बच्चे की जो इमोशंस है, मतलब वेदर ही इज हैप्पी और क्राइंग और इज इन डिस्ट्रेस, इज इन पेन, वो बच्चे के जो विजिबल पार्ट ऑफ द फेस होता है, खास करके आंखें, वो देख के जो है कैसे पहचानना है। तो ये भी थोड़ा टीचर्स की ट्रेनिंग होने की जरूरत होती है। और एक इसमें जो मसला आता है कि बच्चे जो है एक दूसरे का मास्क खींच रहे होते हैं, छोटे बच्चे खास करके, एज अ पार्ट ऑफ द प्ले, ठीक है, वो बच्चे तो बच्चे, उनको क्या समझना। तो ये जो है घर से अगर हम समझा के भेजते हैं बच्चों को कि भाई इस तरह से नहीं करना है, कैसे जर्म्स एक को लगते हैं, इस तरह से जो है वो बताने की जरूरत, खास करके छोटे बच्चों को। और टीचर्स जो है अमंग टीचर, मतलब जो स्टाफ होता है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे वॉच कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वो मास्क निकाल के अगर बात कर रहे हैं तो बच्चा भी ऐसे ही कॉपी करेगा, ठीक है। तो ये टीचर्स को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो मास्क निकाल के बात ना करें, बल्कि मास्क पर ही रख के बात करें, ताकि बच्चे भी जो है वो सही प्रैक्टिस इस्तेमाल करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो होता है स्कूल के अंदर, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, उसमें ड्राइवर आ गए, क्लीनर्स आ गए, तो आया हो गई, इस तरह की सारी चीजें जो है उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक है। अगर सिर्फ आप पोस्टर लगा के छोड़ दिए तो इसका मतलब काम हो गया, नहीं, उन्हें भी ट्रेन करने की जरूरत है कि भाई कोरोना क्या है, इससे कैसे फैलता है, इससे कैसे बचाया जा सकता है, और बच्चों में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। ताकि अब आप मिसाल के तौर पर अब एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल वो अपने कैबिन में रहेंगे, टीचर अपने क्लास में रहेंगे, जो आउट ऑफ द क्लास या आउट ऑफ द कैबिन जो भी हो रहा है वो कौन मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, दे आर अराउंड द क्लासेस एंड द ग्राउंड, एंड ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब इनको अगर हम ट्रेन करते हैं भाई कैसे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो दे विल रिपोर्ट कि भाई देखो फला फला बच्चे जो है इस तरह कर रहे हैं, या फिर वो उन्हें डरा के तो बताएंगे भाई नहीं ऐसे नहीं करना। तो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो कोऑपरेशन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग। और इसमें क्या हो सकता है कि जो स्टेयर्स होते हैं, जो ऊपर जाने के आपको स्टेप्स होते हैं, अक्सर बच्चे जो है, छोटे बच्चे, वो रेल पकड़ के चलते हैं ऊपर, जो साइड रेल्स होते हैं, तो उस तरह, तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उसको फ्रिक्वेंटली साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उनको बताने की जरूरत है। वॉशरूम का हैंडल जो है बच्चे अक्सर पकड़ते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर यूज, तो वो बार बार कैसे डिसइंफेक्ट करना है वो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को बताने की जरूरत है। जो भी क्लासेस जो होते हैं, एक मिसाल के तौर पर अभी आप समझिए एक मॉर्निंग बैच है, तो जब मॉर्निंग बैच खत्म होता है तो इमीडिएटली जो है वो क्लासेस डिसइंफेक्ट करके वो सेकंड बैच के लिए रेडी होना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैच हो गया फिर सेकंड बैच हो गया, एट द एंड फिर जो है वो साफ हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक बैच खत्म होती है, फिर उससे साफ होके, क्लीन होके, फिर डिसइंफेक्ट, फिर रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन आर वेरी लेस। अब बार बार सैनिटाइजेशन की बात आती है, सैनिटाइजर जो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं छोटे बच्चों में, यहाँ हम वो कहना चाहेंगे कि भाई हर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, मतलब फाइनेंशियली जरूर नहीं कि उनके पास वो प्रोविजन हो, इसीलिए जो है हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम हैंड एंड सोप शुड बी अवेलेबल फॉर देम, तो सारे बच्चे जो है उससे अपने आप को पाक करते हैं। डॉक्टर साहब, इसे फिर हम फोकस आप पे आते हैं। तो आपके जहन में कुछ ऐसी चीज है जो हमने कवर नहीं की है, आप उसको कुछ कहना चाहते हैं हमारे नाजरीन के लिए? डॉक्टर साहब, मोटे तौर पे तो वो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। दो चीज इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। एक तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपने उस चीज को
बड़े बेहतरी से अच्छे से उसको लाया है कि वी डू नॉट हैव टू बी ऑब्सेसिव, दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू बी कॉम्प्लिसेंट, सो यू हैव टू मेक अ वेरी फाइन बैलेंस. दैट फाइन बैलेंसिंग इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडरेशन. अल्लाह का एहसान है आपको और हम तमाम को और सब लोगों को बताया गया है कि लाइफ में जो चीज़ होती है वो मॉडरेशन होती है, एतदाल जिसको हम बोलते हैं. तो हर चीज़ एतदाल में करे तो उसका उसका जो आउटकम है वो भी अच्छा होता है. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, वो तकरीबन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए हैं. ये इस किस्म के जो हमारे टीचिंग सेशन है जिसको हम नॉन फॉर्मल टीचिंग सेशन बोलते हैं, एक तो फॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल. अभी रात के 9 बजे मैं हिंदुस्तान में हूँ, 10 बजे आप सऊदीया में हैं, हम मिल के बैठ हुए बात कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी अपने घरों में हैं. तो ये एक बड़ा इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन है और उसको हमने इफेक्टिवली यूज करना है और हमने उसको करना है. हमको वी हैव टू लिव विद दिस. That does not mean that we are going to have the problem, but we have to prevent the problem. Prevention is always better than cure. That we have to understand. जी. ट्रैवल हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हम आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अपनी जगह की रहती है. तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि भाई हम तो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को. इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी जो बनती है वो एक इंसान की बनती है. समाज का एक जो यूनिट है वो एक इंसान है, एक फैमिली है. तो हर चीज दूसरे से अपेक्षा करना, दूसरे से एक्सपेक्ट करना, उससे बेहतर है कि मैं करूँगा, मेरा बच्चा करेगा, मेरी वाइफ करेगी, मेरी फैमिली करेगी. आई विल इंश्योर फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल, माई सोसाइटी, एंड देन इट विल बी फॉर एवरीबडी rather than somebody. We can't expect everything from the government and all. They are doing their best. जी. But it is the responsibility of the society to implement and execute honestly. That's very important. That's absolutely डॉक्टर important. साहब, मैं थोड़ा टीचर्स का पार्ट कवर करके फिर वापस आपके पास आऊंगा. पेरेंट्स पार्ट, ठीक है. आपको मैं पेरेंट्स के बारे में पूछूंगा. मैं यहाँ टीचर्स को बताना चाहूंगा कि जब आप टेम्परेचर ले रहे होते हैं, जैसे बच्चा आता है, तो आप काफी बच्चों को एक्सपोज होंगे. मतलब एक टीचर है, सारे बच्चों को ले रहे हैं, तो शी इज एक्सपोज सो मेनी स्टूडेंट, ठीक है. तो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो डॉक्टर बता रहे थे, फेस शील्ड वगैरह, जो एप्रॉन भी आप डाल सकते हैं. तो ये चीजें जो है आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है. ये एक जरूरी है. तो मैनेजमेंट जो है उन्हें वो प्रोवाइड करे, टेम्परेचर जो इक्विपमेंट होता है वो प्रोवाइड करें. उसके बाद जो है एटलीस्ट टीचर्स के लिए जो है हैंड सैनिटाइजर की प्रोविजन होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बच्चों के कांटेक्ट में आती हैं. दूसरी चीज जो है, टीचर जब क्लासेस लेती हैं तो उनका भी जो डिस्टेंस करने का है वो सेम रूल अप्लाई होता है. बच्चों को तो आपने दूर दूर बिठाया, लेकिन आप अगर बच्चे कुछ समझा रही हैं या कुछ डरा रही हैं, जो भी है, तो आपका भी जो है वो डिस्टेंस मेन, क्योंकि जब आप टीच कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो हो सकता है आपके ड्रॉपलेट्स जो है सामने वाले बच्चे पर गिर जाएं. तो वो हमें जरा ध्यान देने की जरूरत है. इसलिए का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस मेंटेन करके टीचिंग करने की जरूरत है. डॉक्टर साहब, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ कि बच्चा जब स्कूल से आता है, ठीक है, एक तो ये है कि स्कूल जाते जब ऐसे क्या चीजें हैं कि भाई पेरेंट्स बच्चों को हिदायत दे के भेजें, और दूसरा जब वापस आता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ताकि हाइजीन इज मेंटेन एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस्ड. डॉक्टर साहब, अभी तो हम बात करते हैं बड़े बच्चे की, क्योंकि जो प्लान जो है वो 9 साल 9th क्लास 8th क्लास के ऊपर के बच्चों का है, बट दिस अप्लाइज टू तकरीबन सारी क्लास के बच्चों का. तो एक तो है बच्चे स्कूल से जब जाए तो क्या करें और आए तो क्या करें. तो जाते वक्त जो हमारा जो भी एक तो चीज़ें हैं ना, कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेयर मिनिमम चीज़ें लेके जाएं. सारा के सारा किताबें ना लेके जाएं, जो ज़रूरी है उतनी ही किताबें, उतने ही पेन. हाँ, आजकल आप देखिए बहुत सारे लोगों ने घड़ी रखना बंद कर दिया, पेन रखना बंद कर दिया. बेयर मिनिमम चीज़ें लेके जाएं, नंबर 1. नंबर 2 जो है, जो हमारी जो वही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वो मेंटेन रखें, और वक्त पे खाना खाए, पानी पिए, सोशल हाइजीन रखे, समथिंग कॉल्ड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स. खांसी आए
तो मुंह पे आप रुमाल रखें, या यू कैन हैव समथिंग, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, सो मेंटेन रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। वापस जब आए, तो अब जब वापस आए तो बच्चा क्या करे, ठीक है। तो यूजुअली उनके जो बैग है, अगर पहले होता था कि गर्मी के दिन है तो हम थोड़ा देर उसको गर्मी में धूप में दिखा देते, लेकिन अभी तो गर्मी नहीं है, तो उनका जो बैग है एक पर्टिकुलर एरिया में रखिए। उनके जो कपड़े हैं, हो सकता है आने के बाद वो कपड़ों को अलग कर दें, उसको धो लें, और अगर पॉसिबल है तो बच्चों को गर्म पानी से नहला ले, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अच्छे से हाथ पैर धो ले, साबुन से हाथ पैर मुंह धो ले। ये बेयर मिनिमम चीज़ है, इसका एहतियात रखें। और दूसरी एक और चीज़ है कि अगर घर में ये नेक्स्ट स्टेप आती है कि घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस है, स्पेशली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनसे हम उनको बहुत दूर नहीं कर सकते, वो हमारी पार्ट ऑफ हमारी फैमिली है, बट एहतियात करें कि उनसे हम बेयर मिनिमम कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट को ख़त्म नहीं करना है, बट एहतियात करना है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो घूम फिर के एहतियात पे आती है, मॉडरेशन पे आती है। तो ये सब चीज़ों को हमने मिनिमम करना है। डॉक्टर साहब, अक्सर पेरेंट्स का सवाल होता है कि जो इम्यून बूस्टिंग फूड या फ्रूट या जो अक्सर काढ़ा जिसको कहते हैं, तो इट वाज वेरी कॉमन अमंग द अडल्ट पॉपुलेशन। तो बच्चों को लेकर आपका कुछ रिकमेंडेशन है इस तरह से? देखिए, इसकी दो सिचुएशन बनती है। एक आजकल हम बोलने लगे BC, इट्स बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अप्लाई होती है, ये सब वक्त में अप्लाई होती है। आपने सही पहले बता दिया है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना, बैलेंस डाइट होना, स्लीप अच्छा होना, थॉट प्रोसेस अच्छा होना, सो दीज आर द ऑल दिस थिंग्स आर इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है, रादर देन उसको एक आई डोंट से बट गिविंग ए कमर्शियल एंगल कि आप विटामिन C लो, जिंक लो, या आप फला च्यवनप्राश लो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी प्रमोट करती है, लेकिन वो अपनी जगह है। बट कोरोना अगर नहीं भी है तो आपका विटामिन A लेवल, विटामिन C लेवल, विटामिन D लेवल, हम जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें ऑप्टिमल रहना चाहिए। एक बैलेंस तो डाइट में सारी चीजें हो जाती हैं। होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करूं और जिंक लेके आऊं और खाना नहीं खाऊं और सोऊं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो उल्टा बोलूंगा कि अगर अच्छा खाना खाते हैं, आप जो भी, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वक्त पे खाना खाते हैं, वक्त पे सोते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हकीकत यह है कि आपको बुनियादी चीज़ों पे आपको अमल करना है। जी, कुछ पेरेंट्स में ये सवाल रहता है कि भाई विक्स हो, मेंथॉल हो, इस तरह की चीजें, या फिर गर्म पानी पीने से या इस तरह से कुछ होता है क्या बोल के, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? साइंटिफिकली देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट पीपल हैव बीन टेलिंग कि आप गर्म पानी पियो तो खराश कम होती है और काढ़ा पियो तो कम होता है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेशन में हैं, बट साइंटिफिकली ऐसी चीज़ नहीं है। साइंटिफिकली वही है कि आप देखिए, एक दो चीज़ होती है। एक तो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो साइंस के बेस पे करते हैं, और दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपके पास कोई साइंस नहीं है तो ये क्या ये आपको एडवर्स इफेक्ट करेगी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है तो वन कैन प्रैक्टिस। However, we have to do everything in the background of science, which does not have sound recommendations of all those things, except having a very good nutrition, sleep, hydration, and sound, good thought process. डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग पास्ट 6-7 months जो है, बच्चों के वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली इंस्टिल नहीं किए गए थे फॉर वेरियस रीजंस। एक तो क्लिनिक्स बंद थे, कुछ लोग वॉलंटरीली नहीं दे रहे थे, कुछ लोग डर के नहीं जा रहे थे अस्पताल, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो आप यहाँ कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन ऑन टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहेंगे हमारे नाम? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और there is a setback, there is some degree of setback in the immunization, but it will pick up, there is no problem. The recommendations are like this कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि पहले साल के जो वैक्सीन है, बच्चों के पहले साल के वैक्सीन, वो आपको देना ही देना है।
ठीक है। पहले साल की जो वैक्सीन है जो हम लोग एट बर्थ देते हैं, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स में देते हैं, फिर 6 मंथ, 9 मंथ्स में देते हैं, 12 मंथ में, जो भी वैक्सीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है और अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, वो तो आपको देना ही देना है। दिस इज इट इज रिकमेंडेड। कुछ वैक्सीन आगे पीछे हो सकती हैं आफ्टर 1 ईयर, बट एट द एज ऑफ 1 ईयर आपको करना है। दिस इज वन, नंबर 1। नंबर 2, before 1 year or after 1 year, whatever, how to give it, this is another important concept. So अगर आपकी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है तो आप उसमें एक काम कीजिए कि आप वैक्सीनेशन का टाइम अलग कर दीजिए। एक जो बच्चे आते हैं सवेरे, समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस समझ लीजिए आपकी सवेरे 9 से लेकर 2 बजे तक है, तो आप 9 से 12 जो है वो बीमार बच्चों को देखिए, जो सर्दी जुकाम जो भी बीमारी लेके आते हैं, और 12 से लेकर 2 बच्चे जो है वो आप टाइम दीजिए उनको कि आप फला बच्चा 12 बजे आए, फला 12:15 पे आए, फला 12:30 पे आए, सो दैट और वो उसके साथ में लोग भी कम आए, हेल्दी लोग आए, और उस टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, स्टैगरिंग के साथ में फिर आप उसको इम्यूनाइज करें, चाहे वो बच्चा 1 साल के नीचे है, चाहे वो बच्चा 1 साल के ऊपर है। सो देयर इज नथिंग लाइक यू शुड स्टॉप द इम्यूनाइजेशन, द इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी मस्ट गो ऑन, but with the same precaution as we have talked about SMS. जी। So this is what is to be done. डॉक्टर साहब, वक्त हुआ जा रहा है, आपसे बात करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, तो मैं नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूँगा, टेक होम मैसेज हमारा ये रहेगा कि एक तो ये है कि अभी जो स्कूल खुलने से पहले का जो वेटिंग पीरियड है उसको इस्तेमाल करते हुए पेरेंट को एजुकेट करना, टीचर्स को एजुकेट करना, और नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस या कुछ पोस्टर वगैरह लगाने हैं स्कूलों में, और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो ओरिएंटेशन होनी है वो करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, लर्निंग जो है वो विल नेवर स्टॉप। स्कूल भले ही बंद है फिलहाल, लेकिन लर्निंग किसी न किसी अंदाज में विद सम मॉडिफिकेशन, सम इम्प्रोवाइजेशन, सम क्रिएटिविटी से बच्चों की लर्निंग कंटिन्यू हो। भले ही सिलेबस पूरा ना हो, लेकिन लर्निंग का जो ये है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, एंड किड्स नीड टू लर्न। तीसरी चीज़, जो आखिरी चीज़, वो ये है कि पर्सनल हाइजीन जो है वो इट इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम अपने आप को कितना साफ रखते हैं, ये अगर हम बच्चों को पहले से रहें, जब भी स्कूल खुलेंगे बच्चे अपने आप को महफूज रख पाएंगे और दूसरों को देने में मतलब माविन नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए कुछ वक्त निकाले। नाजरीन ने भी जो है सब्र के साथ हमें सुना, उम्मीद करते हैं उन्हें इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं, तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको इस चीज़ों को सामने लाई, और बहुत सादे शब्दों में, बहुत सादे अंदाज से, और ये चीज़ें लगती सादी है बट ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो की होम मैसेज है कि डॉक्टर साहब जो भी डिस्कशन हुआ है ये हमको इसको अमल में लाना है, और इसमें बहुत पैसा नहीं लगता है, सिर्फ हमको अप्लाई करना है। और बिलीव में अल्लाह का एहसान है कि अगर हम सब चीज़ें करते हैं तो आप इंशाल्लाह अल्लाह के मदद से, अल्लाह की रहमत से हम सब इससे बचे रहेंगे। और सबके लिए, पूरी आलमीन के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको इससे बचाए रखे, और जल्दी से जल्दी इससे हम निजात पाएं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।